हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी स्नैप। और आज का जो लेक्चर है वो है हमारा नेशनल इनकम। आज हम सीखेंगे कि राष्ट्रीय आय कैसे निकालते हैं, राष्ट्रीय आय में क्या क्या डिटेल्स होते हैं और हमारे एग्जाम में कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं। इससे पहले मैं स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि हमारा फर्स्ट लेक्चर व्हाट इज इकोनॉमिक्स पे आ चुका है। आप उसको जाके देख लो, उसमें डिटेल सिलेबस के बारे में बताया है मैंने। इकोनॉमिक्स क्या है, इकोनॉमिक्स के कितने भाग होते हैं, तो ये सब आप जाके एक बार इंट्रोडक्शन वीडियो देख सकते हो और फिर आके आप ये वीडियो भी देख सकते हो। नो मैटर अगर आपने वो भी वीडियो नहीं देखा, ये भी आपको समझ में आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग नेशनल इनकम। तो नेशनल इनकम के बारे में हम आपको बता दें, नेशनल इनकम का मतलब होता है राष्ट्रीय आय। राष्ट्र का मतलब होता है हमारा देश और आय का मतलब होता है इनकम, यानी जो हम पैसे, जैसे मैं बाहर जाता हूं, सपोज दैट, इससे आप समझते हैं, जैसे आप समझिए इस एग्जांपल से कि सपोज दैट मैं बाहर जाता हूं, बाहर जाके अपने गुड्स और सर्विसेज को बेचता हूं। गुड्स मतलब क्या, ये सामान, इस सामान को क्या बोलेंगे, गुड्स। और जैसे मैं अभी आपको पढ़ा रहा हूं, इसको बोलेंगे सर्विसेज। तो गुड्स एंड सर्विसेज को जब भी बाहर जाके मैं सेल करता हूं, बेचता हूं, तो उससे मुझे पैसे मिलते हैं। लोग इस गुड्स और सर्विसेज को खरीदते हैं और बदले में मुझे क्या देते हैं, पैसे देते हैं। तो वो पैसा मेरा क्या हो जाएगा, आय हो जाएगा, यानी इनकम हो जाएगा। और इसी को, ये तो मेरा पर्सनल इनकम हुआ, यानी ये क्या हुआ, मेरा पर्सनल इनकम हुआ। ये माइक्रो में आता है, याद रखिएगा, माइक्रो इकोनॉमिक्स इसको बोलते हैं। तो ये मेरा पर्सनल इनकम हुआ। लेकिन अगर सपोज दैट पूरा देश अगर कोई इनकम करता है और पूरा देश एक साथ, हर कोई एक ही चीज नहीं करता, हर कोई डिफरेंट, कोई मोची है, कोई बार्बर है, कोई ट्रांसपोर्ट में है, कोई बैंक में है, कोई मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट में है, लेकिन कोई ना कोई कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ इनकम कर रहा है। तो ये जो कोई पूरे हमारे देश का जो इनकम है ना, ये सारे पॉपुलेशन मिल के जितना कमा रहे हैं और पूरे देश का जो इनकम है गुड्स एंड सर्विसेज का, उसे हम लोग बोलते हैं राष्ट्रीय आय। ये सबका कमाया हुआ पैसा इकट्ठा ही बोलते हैं। मतलब एक सिंपल से वर्ड में आप समझ लो कि राष्ट्रीय आय क्या है, सारे लोगों द्वारा, हमारे देश के सारे लोगों द्वारा कमाया हुआ जो आय होता है वही क्या होता है, राष्ट्रीय आय होता है। आप आय कैसे कमाते हैं, तो अभी मैंने बताया, गुड्स और सर्विसेज को बेचकर। गुड्स मतलब प्रोडक्ट जो हम बनाते हैं, जैसे ये मार्कर क्या हुआ, गुड्स हो गया। जैसे सर्विसेज क्या होता है, जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूं, तो ये क्या हो जाएगा, सर्विसेज हो जाएगा। इन दोनों चीजों को बेच के जो इनकम होता है उसको हम लोग आय बोलते हैं। और जब ये देश यानी पूरे नेशन के लेवल पे होता है तो हम लोग बोलते हैं इसको राष्ट्रीय आय। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसका डेफिनेशन आप लिख लें। डेफिनेशन क्या है पहले समझ लें, लिखने का मैं आपको टाइम दूंगा, पहले थोड़ा समझते हैं। एक वित्तीय वर्ष में वस्तुओं और सेवाओं, ध्यान रखिए, एक वित्तीय वर्ष में वस्तुओं और सेवाओं की कुल मूल्य को हम राष्ट्रीय आय बोलते हैं। यानी जो सर्विसेज हैं, गुड्स हैं, उनके कुल यानी टोटल फाइनल वैल्यू को हम लोग, जो उनका जैसे जो भी फाइनल वैल्यू हुआ उसको हम लोग बोलते हैं राष्ट्रीय आय। फाइनल वैल्यू का मतलब क्या सर, तो फाइनल वैल्यू का मतलब देखो, इट इज द वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। फॉर एग्जाम्पल, ये मार्कर का ही हम एग्जाम्पल है, ये मार्कर 25 रुपए में आता है। तो ये जो मार्कर है, पहले इसके में रॉ मटेरियल लगा होगा, इसमें लेबर लगा होगा और बहुत सारी चीजें लगी होंगी। तो इसका कॉस्ट तो होगा मुश्किल से 15 रुपए, सब कॉस्ट वस्ट आके, फिर इसमें टैक्सेस गवर्नमेंट ने जोड़ा होगा, फिर टैक्स जोड़ने के बाद फाइनली रिटेलर ने जिस दाम पे मेरे को बेचा यानी 25 रुपीज, ये मेरा हो जाएगा फाइनल कॉस्ट और फाइनल गुड्स। ओके, ये मेरा हो जाएगा फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। जब मैं किसी रिटेलर के दुकान पे जाके इस मार्कर को जिस रुपए पे खरीद रहा हूं, दैट इज कॉल्ड फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, तो यही है, और यही इसी की वैल्यू को हम लोग बोलते हैं राष्ट्रीय यानी नेशनल इनकम। इसी की वैल्यू को हम लोग क्या बोलते हैं, नेशनल इनकम। ठीक है, अच्छा सर, ये फाइनेंशियल ईयर का मतलब क्या है सर, वन फाइनेंशियल ईयर का मतलब है कि अब भाई एक तो लिमिट होगा ना, 10 साल 15 साल, कितने साल के हम प्रोडक्ट्स और गुड्स एंड सर्विसेज को के इनकम को हम नेशनल इनकम बोले। तो हमारा जो इसका डेफिनेशन है, गवर्नमेंट ने इसका डेफिनेशन 1 फाइनेंशियल ईयर रखा है। 1 फाइनेंशियल मतलब एक साल के अंदर जितनी भी चीजें हमारे देश में बन रही हैं उससे होने वाला इनकम, जितने भी लोग वो हमारे देश में हैं, लोगों द्वारा बनाई गई जितनी भी चीजें हैं, उससे होने वाला इनकम एक साल के अंदर, वो है हमारा नेशनल इनकम, राष्ट्रीय आय। अच्छा, फाइनेंशियल ईयर का मतलब क्या होता है सर, तो फाइनेंशियल ईयर का मतलब होता है 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च यानी 31 मार्च तक
का जो वैल्यू होता है, ड्यूरेशन होता है, इसको हम लोग 1 फाइनेंशियल ईयर बोलते हैं और हिंदी में एक वित्त वर्ष बोलते हैं। हिंदी में क्या बोलते हैं उसको? एक वित्त वर्ष। ठीक है, ये दोनों का मतलब सेम ही है। तो भाई बाइलिंगुअल जो लेक्चर होगा वो बाइलिंगुअल होगा, हिंदी में भी होगा, इंग्लिश में भी होगा। तो हिंदी वाले भी आराम से नोट्स बना सकते हैं, इंग्लिश वाले भी आराम से समझ सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। सर्वप्रथम यानी राष्ट्रीय आय का अनुमान दादा भाई नौरोजी ने लगाया था। यानी सबसे पहले राष्ट्रीय यानी नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने का काम किया था हमारे दादा भाई नौरोजी ने। दादा भाई नौरोजी ने अब कब किया था, ये डेट भी याद रखना बहुत जरूरी है, 1868 में। तो जहां जहां मैं रेड मार्क करता जाऊं, आप उसको क्या करना, उसको उस पर थोड़ा ध्यान देके उसको नोट करते जाना। ठीक है, अभी नहीं, जब मैं सब आपको समझा के हटूंगा फिर आप नोट कर लेना, मैं वीडियो पॉज कर दूंगा। ठीक है, तो सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का अनुमान कौन लगाया था? दादा भाई नौरोजी ने लगाया था। कब लगाया था? 1868 में। अब उन्होंने एक बुक लिखी थी। ठीक है, उस बुक का नाम है, याद रखना, उन्होंने एक बुक लिखी थी, उस बुक का नाम है पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया। पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया। इस बुक में उन्होंने भारत के यानी हिंदुस्तान के राष्ट्रीय आय के बारे में बताया था, ऑलमोस्ट एस्टिमेट किया था। तो अब वो क्या बताया था, क्या क्या कैलकुलेट किया था, उसमें डीप जाने की हम लोग की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम लोग का मेन फोकस क्या है, जो 1951 से जो हमारा जो इनकम कैलकुलेट हो रहा है वहां तक इनकम है। तो इसलिए हमें हिस्ट्री के अंदर बहुत जाने की जरूरत नहीं है, टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। बस आप जान लो कि भाई दादा भाई नौरोजी ने 1868 में किया था और जो बुक लिखा था उन्होंने वो पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया थी। ठीक है, एट प्रेजेंट नेशनल इनकम इज कैलकुलेटेड बाय CSO। ठीक है, फिर एक हम लोग को नेक्स्ट पॉइंट मिला कि आज की डेट में जो नेशनल इनकम कैलकुलेट हमारे देश में होता है वो CSO के द्वारा होता है। CSO क्या है सर? तो CSO एक संस्थान है, एक इंस्टीट्यूशन है जो हमारे देश की कुल आय को कैलकुलेट करती है, कुल आय को निकालती है कि भाई हमारे देश में कैसे कुल आय निकलेगी। तो CSO का आज की डेट में पहले कुछ और होता था। ठीक है, पहले भी 1951 में CSO की स्थापना। CSO की स्थापना कब की गई थी? CSO का मतलब फुल फॉर्म जान लो, सेंट्रल स्टैटिस्टिक ऑफिस। CSO का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल स्टैटिस्टिक ऑफिस। अब देखो ध्यान से, पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया, ये बुक इंग्लिश में ही टाइटल है, आप इसको ऐसे ही लिख लेना। और प्रेजेंट में जो नेशनल इनकम कैलकुलेट होता है वो CSO। CSO का मतलब हिंदी में मैं लिख देता हूं, केंद्रीय सांख्यिकी है, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। आप इसको नोट कर लो। ठीक है, यानी CSO का मतलब हुआ सेंट्रल स्टैटिस्टिक ऑफिस, यानी हमारा होता है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। ठीक है, फाउंडेशन इसकी कब हुई थी? फाउंडेशन इसकी हुई थी 2 मई 1991। फाउंडेशन इसकी हुई थी, याद रखना, 2 मई 1991। ठीक है, इसका हेड क्वार्टर कहां है? तो मैं यहां पे हेड क्वार्टर लिख देता हूं, यानी मुख्यालय। हिंदी इंग्लिश दोनों है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होने वाला, ना हिंदी वालों को ना इंग्लिश वालों को। तो हेड क्वार्टर है इसका न्यू दिल्ली। ठीक है, तो ये था हमारा। इसको आप एक काम करो, इसको आप नोट कर लो। अब बात करते हैं हम लोग नेशनल इनकम आता कहां से है। तो भाई नेशनल इनकम कोई निर्जीव चीजें यानी नॉन लिविंग थिंग से थोड़ी आती है। नेशनल इनकम हमारे लोगों से आती है, जो भारत के जो लोग होते हैं उनसे आती है, हिंदुस्तान के जो लोग होंगे उनसे आएगी। तो वो जो लोग हैं वो हमारे देश में 3 सेक्टर्स में काम करते हैं। ठीक है, जितने भी लोग हैं, मैं हूँ, आपके फादर हो गए, आपके अंकल हो गए, या कोई भी हो गया, वो 3 ही सेक्टर में काम कर सकते हैं। कोई 3 सेक्टर में, कोई उसमें से कोई एक में। ठीक है, तो पहला जो सेक्टर, अब उससे ही वही तीनों सेक्टर से हमारे कुल नेशनल इनकम जो होता है, नेशनल इनकम जनरेट होता है यानी बनता है। कैसे देखिए, यानी नेशनल इनकम जो होगा वो तीन स्रोत से आएगा, 3 सोर्सेस से आएगा। पहला सोर्स है
प्राइमरी सेक्टर, दूसरा है सेकेंडरी और तीसरा है टर्शियरी सेक्टर। अब प्राइमरी सेक्टर सर ये क्या है? तो ये तीनों सेक्टर्स हैं जिसमें हमारे पूरे भारत के 135 करोड़ लोग काम करते हैं, यानी तीनों में से कोई एक में वो काम करते हैं। इन तीनों के सोर्सेस को एक साथ कैलकुलेट करके हम लोग क्या बोलते हैं? नेशनल इनकम बनाते हैं। तो पहले तीनों सोर्सेस को समझते हैं कि कौन कौन से सोर्सेस हैं। तो चलिए देखते हैं। पहला सोर्स है प्राइमरी सेक्टर, जिसको हम लोग हिंदी में बोलेंगे प्राथमिक क्षेत्र। यानी प्राइमरी कहने का मतलब है कि किसी देश का जो ऐसा प्राइमरी सेक्टर यानी ऐसा क्षेत्र यानी जो सबसे ज्यादा राष्ट्रीय आय में सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट करे, राष्ट्रीय आय में सबसे ज्यादा अपना योगदान दे। तो जो हमारा जो प्राइमरी सेक्टर है वो राष्ट्रीय आय में सबसे पहले जो हमारा जो 1951 में जब हमारा देश आजाद हुआ था तो उस समय कृषि ही हमारा क्या था? बहुत हाई था, मतलब उसका योगदान हमारे नेशनल इनकम में सबसे ज्यादा था। तो जो प्राइमरी सेक्टर है वो प्राइमरी सेक्टर है एग्रीकल्चर, जैसे फिशरीज, डेयरीज, डेयरी फार्म, हॉर्टिकल्चर, ये सब जितने भी चीजें हैं उन्हें हम प्राइमरी सेक्टर बोलते हैं। यानी कृषि से संबंधित कोई भी चीजें हैं, अगर कोई जैसे किसान है, किसान का अगर आप बात करें किसान किस सेक्टर में आता है? किसान भी तो इनकम जनरेट कर रहा है देश के लिए। अब हम बोलेंगे किस सेक्टर में कर रहा है, तो आप बोलेंगे प्राइमरी सेक्टर में कर रहा है। क्यों? क्योंकि प्राइमरी सेक्टर में एग्रीकल्चर, फिशरीज, डेयरी, हॉर्टिकल्चर, जितने भी खेती बाड़ी से संबंधित कोई ऐसे जैसे पशुपालन से संबंधित जितनी भी चीजें होती हैं उन्हें हम किस में रखते हैं? उन्हें हम प्राइमरी सेक्टर में रखते हैं। जैसे कृषि, वानिकी, मछली पालन, दुग्ध उत्पादन, ये सब चीजें जितनी हो गई ये सब हम प्राइमरी सेक्टर में रखते हैं। ठीक है, बात करते हैं सेकेंडरी सेक्टर की। सेकेंडरी सेक्टर यानी द्वितीय क्षेत्र। द्वितीय क्षेत्र क्या होता है? तो द्वितीय क्षेत्र में मैन्युफैक्चरिंग, फैक्ट्रीज, ऑयल एंड गैस, इलेक्ट्रिसिटी, कोल एंड माइनिंग। जैसे एक एग्जांपल समझते हैं। फॉर एग्जांपल कि ये जो पेन है, ये जो मार्कर है मैंने प्रोड्यूस की, तो ये आ जाएगा कौन से सेक्टर में? प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, ये आएगा सेकेंडरी सेक्टर में। यानी कोई भी चीज हम जो बना रहे हैं, इवन आपके हाथ में जो मोबाइल और डेस्कटॉप है वो किस में आ जाएगा? जो मैन्युफैक्चरिंग करने वाली कंपनी है वो आ जाएगी सेकेंडरी सेक्टर में। यानी जो मैन्युफैक्चर हुआ, जो बना, वो सिंपल से सेकेंडरी सेक्टर में आ जाएगा। जैसे हम लोग इलेक्ट्रिसिटी हो गया, कोल, माइनिंग, स्टील, विनिर्माण, बिजली, गैस और जल आपूर्ति। जल आपूर्ति का कहने का मतलब जो डैम्स वगैरह जो बनते हैं वो हो जाएंगे हमारे सेकेंडरी सेक्टर में। जैसे फैक्ट्रीज में, हाँ आप ध्यान दीजिएगा, फैक्ट्रीज में वर्कर काम कर रहे हैं तो वर्कर जो काम कर रहे हैं वो सेकेंडरी में नहीं आएगा। वर्कर ने जो बनाया, जैसे ये मार्कर बनाया, ये आएगा सेकेंडरी सेक्टर में। ना कि आप वर्कर जो काम है, वर्कर वहां सर्विसेज दे रहे हैं, सर्विसेज वाली टर्शियरी सेक्टर में आ जाएगा। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, फिर से रिपीट कर दूं। प्राइमरी सेक्टर एग्रीकल्चर, फिशरी, डेयरी और हॉर्टिकल्चर, यानी जितने भी एग्रीकल्चर से संबंधित ये प्राइमरी सेक्टर में आएंगे। सेकेंडरी सेक्टर में आएंगे जो मैन्युफैक्चरिंग, फैक्ट्री और गैस एनर्जी, कोल माइनिंग, ईटीसी, ये सब हमारे सेकेंडरी में आएंगे। और टर्शियरी सेक्टर जो सर्विसेज दे, जो क्या दे? सर्विसेज। जैसे मैं अभी पढ़ा रहा हूं, मैं आपको गुड्स नहीं बेच रहा हूं, मैं आपको सर्विस दे रहा हूं। यानी कहने का, आप बैंक में जाते हो, बैंक में कंप्यूटर पे क्लर्क और पीओ होते हैं, वो काम करते हैं, आपका पैसा जो है वो डिपॉजिट करते हैं, विड्रॉल करते हैं आप। तो वो जो सर्विस है उसको हम बोलेंगे टर्शियरी सेक्टर। जैसे ट्रांसपोर्ट चीजें हो गई। अब ट्रांसपोर्ट में आप सोचेंगे कि जो ट्रांसपोर्ट में हम व्हीकल यूज करते हैं, गाड़ियां यूज करते हैं, तो गाड़ियां जहां बनी वो हो जाएंगे सेकेंडरी सेक्टर। और जो गाड़ियों को चला रहा है, जो उसके मदद से जो हमारे देश को रन करा रहा है, कोई भी ट्रांसपोर्ट कर रहा है, उसको हम लोग बोलेंगे टर्शियरी सेक्टर। यानी ट्रांसपोर्ट वाला सारा इसमें आ जाएगा, जैसे ट्रेन, बस वगैरह जितने भी हैं, सर्विसेज भी हैं, ऑटोमोबाइल्स या फिर हमारी जो हवाई सर्विस है उससे भी हम लोग इसमें टर्शियरी सेक्टर में रख सकते हैं। स्कूल, एजुकेशन, बैंकिंग, परिवहन, संचार, बैंकिंग, आईटी, ये सब चीजें आ जाएंगी हमारी टर्शियरी सेक्टर में। ठीक है, तो एजुकेशन भी आ जाएगा टर्शियरी सेक्टर में। तो जो चीज सर्विसेज हैं वो आ जाएंगे टर्शियरी सेक्टर में। अब आप क्वेश्चन आता है कि सर इन तीनों सेक्टर में आज की डेट में, प्रेजेंट के टाइम में, तीनों में कौन अपना योगदान सबसे ज्यादा दे रहा है? तो आज की डेट में जो टर्शियरी सेक्टर है वो अपना सबसे ज्यादा योगदान अपने नेशनल इनकम में दे रहा है। क्योंकि हमारे यहाँ सर्विसेज बहुत ज्यादा है, हमारे यहाँ पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है। पॉपुलेशन के कारण हमारे यहाँ जो यूथ स्ट्रेंथ है काम करने का वो सबसे ज्यादा है। और इस कारण से हमारा जो सर्विसेज जो है, सर्विस सेक्टर बहुत ग्रो कर रहा है। और याद रखिएगा कि सर्विसेज, जिस देश की सर्विसेज सेक्टर बहुत अच्छी होती है वो, यानी जो नेशनल इनकम में सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट करती है,
उस देश की इकोनॉमी बहुत अच्छी मानी जाती है। और हमारे देश की इकोनॉमी बहुत ट्रैक पे है। हालांकि अभी जो सिचुएशन करंट सिनेरियो है वो थोड़ा अभी हौच पौच है, क्योंकि अभी लॉकडाउन है, बहुत सारी चीज़ें बंद हो गई हैं, सारी चीज़ें विनिर्माण करना बंद हो, मैन्युफैक्चरिंग बंद हो गया है, सर्विसेज बंद हो गई हैं। अभी भी फिलहाल बहुत सी सर्विसेज चल रही हैं लेकिन बहुत सारी बंद भी हैं। तो अभी तो इकोनॉमी बहुत डाउन है। लेकिन अगर एक पर्टिकुलर डेवलप कंट्री की बात करें, डेवलप कंट्री या डेवलपिंग नेशन जो अच्छा कर रहा है उसमें टर्शरी सेक्टर का योगदान सबसे ज़्यादा होना चाहिए। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। हम लोग पढ़ेंगे क्या क्या पढ़ेंगे, जीडीपी पढ़ेंगे, जीएनपी पढ़ेंगे, एनएनपी पढ़ेंगे, और भी जितने भी टॉपिक है। एनएनपी हो गया, जो हम लोग का जो सेशन होगा वो नेशनल इनकम का लेक्चर 2 होगा। आप इसको अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, शेयर कर देना। थैंक यू, बाय बाय।